वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। कुछ खास खबरें हैं उसमें नजर डालते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में जो है वो फैसला सुना दिया है। तो जो मुश्किल वक्त पीटीआई पे चल रहा था वो जारी है और एक्सपेक्टेड था कि फैसलाबाद से जो है वो ये कोई बहुत बड़ा जो है वो फैसला आने वाला है। और एटीसी की जो खुसूसी अदालत है उन्होंने 9 मई के 2 मुकदमात में फैसला सुनाया है और 166 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। एक केस जो है वो हसास इदारे पर हमला केस था जिसमें 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है और जबकि दीगर जो है उनको बरी भी किया गया है। इसी तरह जो दूसरा मुकदमा था उसमें भी 66 मुल्जिमान थे जिसमें से 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया है जबकि 58 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। अब इसमें बड़े बड़े नाम जो है वो पीटीआई के शामिल हैं। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज और जरदाज गुल को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा साहिबजादा हामिद रजा को भी जो है वो 10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है जबकि जुनैद अफजल साही को 3 साल कैद की सजा सुनाई है जो कि सबसे कम है। लेकिन इसमें बरी कौन हुआ है? बरी जो है वो हुए हैं शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और फवाद चौधरी। इन दोनों को जो है वो बरी कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि एटीसी सरगोदा से और लाहौर से भी जो है वो डिसीजन आए थे और उसमें भी पीटीआई के अहमद चट्टा, अहमद खान बचर और डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत और भी दीगर मुल्जिमान थे, उनको भी 10 साल जो है वो सजा सुनाई गई थी। तो ये सजाओं का सिलसिला जो है वो तेजी से जो है वो जारी है और ऐसा लगता है कि जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हमारे तकरीबन 75 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल कर दिया जाएगा, तो मामला जो है ऐसा लग रहा है कि उसी तरफ जो है वो जा रहे हैं। इसमें शिबली फराज, उमर अयूब और दूसरे बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी शामिल हैं। एक बेचैनी और इस्तराब जो पीटीआई में नजर आता है वो ये है कि उनको कॉन्टेस्ट करना चाहिए था क्योंकि 4 महीने का ऑर्डर ये दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि एटीसी को कि आप 4 महीने में जो है इन केसेस का फैसला कर दें। तो क्यों पीटीआई ने जो है वो इसको चैलेंज नहीं किया? और क्योंकि अगर वो चैलेंज करते तो शायद ये मामला लटक जाता लेकिन कम अज कम सजाएं ना होती। तो ऐसा तो नहीं था कि रियासत जो है वो इन सब लोगों को बरी करने वाली थी। कंक्लूजन जो है वो यही निकलता, सजाएं ही होनी थी। तो 4 महीने में जो है जो ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट को उसको जो है वो पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया। अब इसमें जो ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनका भी नाम आ गया है। उनको भी 10 साल सजा सुना दी गई है और उन्होंने तो खत भी लिख दिया था चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ने उनको मुलाकात के लिए भी बुला लिया था और ये मुलाकात जो है वो जुम्मे के दिन होनी थी। तो अब बहरहाल ऐसा लगता है कि ये मुलाकात मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नहीं होगी। तो ये टफ टाइम्स जो हैं वो जारी हैं इस वक्त पीटीआई पे। लेट्स सी कि क्या होता है आगे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी गुड न्यूज जो है वो आई है और आधी रात को जो है वो ये खबर आई है कि पाकिस्तान और यूएस ने जो है वो फाइनलाइज कर ली है एक ट्रेड डील। आप जानते हैं कि दूसरा ये दौरा है 2 हफ्ते में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब का, वो वहां पे मौजूद थे। टैरिफ के हवाले से जो है वो ये डील होनी थी और जो टैरिफ्स अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही लेफ्ट, राइट एंड सेंटर तमाम कंट्रीज पे जो है वो लगा दिए थे। उस हवाले से तमाम कंट्रीज ही ऑलमोस्ट जो है वो एंगेज कर रही है यूएस से। और ट्रंप कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, ये टैरिफ डील्स जो है वो मैं इनसे डील कर रहा हूँ, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। तो वो बड़े मजे ले रहे हैं इस चीज के, लेकिन क्या करें। पाकिस्तान जो है वो भी कोशिश कर रहा था कि इन डील्स में जो है वो कोई रियायत मिल जाए। अब बात यह है कि किस किस्म की ये डील हुई है, इसमें टैरिफ के हवाले से स्पेसिफिकली कोई फिगर जो है वो सामने नहीं आया है। 29% वो पाकिस्तान पे लगाया था। इधर उधर से सुनने में जरूर आया था कि शायद ये 10% हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कोई एज सच नंबर जो है वो सामने नहीं आया है। ना अमेरिका से कोई बात ऐसी सामने आई है और ना हमने कुछ अनाउंस किया है कि इस डील में टैरिफ जो है वो कम होके कितना हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। हाउएवर वाशिंगटन ने कहा है दैट वी विल हेल्प डेवलप इस्लामाबाद ऑयल रिजर्व्स। तो ऑयल रिजर्व्स के हवाले से जो है वो कुछ बात हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया है जी? डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उस पर वो लिखते हैं कि we have just concluded a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserves। उन्होंने ये भी कहा कि we are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership। और फिर वो बड़ी मजे की बात कहते हैं, वो कहते हैं who knows, maybe पाकिस्तान विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। तो ट्रंप जो है वो मोदी की दुखती रग पर हाथ रखने से पहले कोई मौका जो है वो मिस नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हू नोस, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे।
तो कोई, जैसा कि मैंने कहा, फॉर्मल अनाउंसमेंट टैरिफ रेट के हवाले से नहीं आई है, लेकिन ये जरूर आया है कि कोई रिडक्शन जो है वो जरूर हुई है टैरिफ के हवाले से। शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ साहब ने कि ये हिस्टोरिक यूएस पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट है और इससे हमारी जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगी, और डिफरेंट फील्ड्स में कहा जा रहा है कि कोऑपरेशन बढ़ेगी। जैसे पाकिस्तान के पास जो है मिनरल्स और क्रिप्टो कहा जा रहा है कि उसमें इंटरेस्ट है यूएस को, और सो लेट्स सी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि वो कोई चांस जो है वो मिस नहीं करते कि वो मोदी जी की और इंडिया की जो दुखती रग है उस पर पैर रखने का कोई चांस जो है वो ट्रंप मिस नहीं करते। तो उन्होंने भारत पे जो 25% उन्होंने ना सिर्फ टैरिफ की अनाउंसमेंट की कि 1 अगस्त से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बल्कि उन्होंने इजाफी पेनल्टी का भी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इजाफी पेनल्टी इसलिए लगेगी क्योंकि वो रशिया से जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं और उनसे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको पेनल्टी इस चीज की भी लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 7 कंपनीज जो है वो उन पर पाबंदी लगा दी है। तो जैसा कि ट्रंप की जबान में वो कहते हैं ऑल थिंग्स नॉट गुड फॉर इंडिया, सो 7 कंपनीज हैं जिन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। ये कोई टोटल 20 ग्लोबल फर्म्स हैं जिसपे वॉशिंगटन जो है वो क्रैकडाउन कर रहा है और पाबंदियां लगाना चाहता है, क्योंकि वो ईरान के एनर्जी सेक्टर से ट्रेड कर रहे हैं, ईरान से जो है वो ऑयल ले रहे हैं, और उनके ख्याल में कि इंडिया की भी ये जो 7 कंपनीज हैं ये ईरान से जो है वो ट्रेड कर रही है, इसलिए इन 7 कंपनीज को जो है वो सैंक्शंस जो है वो इम्पोज किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सो बुरा वक्त चल रहा है मोदी जी का, ना सिर्फ ये बल्कि ऑपोजिशन ने भी जो है वो उनकी नाक में दम किया हुआ है, उनकी जान पे जो है वो आई हुई है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी जया बच्चन साहिबा ने तो उनके ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है उसकी भी बैंड बजा दी। उन्होंने कहा ये नाम आपका कौन रखता है, ये सिंदूर नाम आपने क्या सोच के रखा, क्योंकि बेचारे जो मर गए हैं, उनकी जो बेवाएं हैं, उनके तो सिंदूर उजड़ गए हैं, तो क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नाम रखा गया है। तो मतलब जो है कोई मौका ऑपोजिशन भी फिलहाल नहीं छोड़ रही है, तो मोदी जी जो है वो इस वक्त मुंह छुपाते जो है वो फिर रहे हैं। जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो आजकल जो है वो सरेंडर ही वो करते हैं, वैसे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उनके जो हालात हैं वो बुरे चल रहे हैं। मे बी उनको चाहिए कि वो अपनी कुंडली दिखाएं और जरा देखें कि ये जो अमावस की रात जो छाई हुई है उनकी जिंदगी पर वो कब हटेंगे ये बादल, काले बादल उनके ऊपर से। सो काफी बुरे हालात जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो जाहिर है मतलब क्या कर सकता है इंडियन मीडिया, यही कर सकता है कि पहले जो है वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो है ऑफ लेजेंड्स उसके एक मैच से जो है वो उन्होंने वॉकआउट किया, अब उन्होंने सेमीफाइनल भी खेलने से जो है वो मना कर दिया है। जी हाँ, जो बर्मिंघम में ये सीरीज हो रही है वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, और इसमें जो है पहले आपको याद होगा कि एक मैच से कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया था बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया प्रेशर, और उसके बाद वो पूरा मैच ही जो है वो कॉल ऑफ हो गया था, और अब उनका सेमीफाइनल भी पाकिस्तान से बनता था, तो उन्होंने उससे भी जो है वो वॉकआउट कर दिया है। सो जी ये बात है कि और फिर कहा है, जाहिर है वहां की मैनेजमेंट ने कहा है कि जो फैंस हैं, जो शायकीन हैं, क्योंकि मैच जो है वो कॉल ऑफ हो गया है, तो उनको 50% जो है वो हम उनकी फीस जो है वो दे देंगे। बट दिस इज सो एम्बैरेसिंग कि आप जो है इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने गए हैं, आपको पता है आपका मुकाबला पाकिस्तान से होगा, आप गए हैं, और ये जाहिर है इस जंग के बाद ही जो है वो ये अरेंज हुआ है, जो रीसेंट हालात रहे पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन फिर भी वो गए खेलने, और अब जो है वो कहते हैं कि हम नहीं खेल सकते। तो इतना प्रेशर जो है वो वहां पे नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ये पूरा जो लीग है, इसमें जो स्टार उभर कर आए हैं वो है हमारे सुपरस्टार, हमारे सेलिब्रिटी, हमारे क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने जिस ग्रेस के साथ जो है वो इस पूरे मामले को डील किया है वो वर्थ डिस्कसिंग है। शाहिद आफरीदी ने आज भी जो है वो अपना एक इंस्टा पोस्ट लगाया जब ये सेमीफाइनल जो है वो कॉल ऑफ हो गया, और उसमें हम देख सकते हैं उस स्टोरी में कि वो इंडियन फैंस के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और इंडियन फैंस जो है वो पागल हुए हुए हैं, वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाना चाह रहे हैं उनके साथ, और उस पर उन्होंने एक कैप्शन भी लगाया शाहिद आफरीदी ने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि फैंस मुख्तलिफ रंगों की जर्सी पहन सकते हैं, लेकिन खेल और लेजेंड्स जो हैं वो इनको मुत्तहिद करते हैं।
तो लेजेंड्स आप ऐसे ही नहीं बन जाते। लेजेंड्स जो हैं फैंस को, शायकीन को अपनी गेम से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से जो है वो मुत्तहिद करते हैं। ये एक कैप्शन लगाया उन्होंने, आप देख सकते हैं इंस्टा पे उनकी स्टोरी जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो स्टार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुपरस्टार जो है वो होता है जो ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड भी परफॉर्म करे। तो शाहिद आफरीदी जो है वो सिर्फ ऑन ग्राउंड अपनी परफॉर्मेंस से दिल नहीं जीतते, वो ऑफ ग्राउंड भी अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। सो ही इज द रियल किंग ऑफ हार्ट्स राइट नाउ, और मोहब्बत और पीस का पैगाम जो है वो फैला रहे हैं। सो ही इज द रियल सुपरस्टार इस पूरे मामले में। एक और मजे की ट्वीट आई है और उस पर बात करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर मैं जरूर बात करूंगी, और वो है मरियम साहिबा की ट्वीट। मरियम नवाज शरीफ साहिबा लिखती हैं अपने वालिद साहब की पिक्चर पोस्ट करते हुए, वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन। अब ये कौन सी विक्ट्री लेन है, ये मैं समझना चाहूंगी मरियम साहिबा से। वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन, मियां साहब इज वॉकिंग डाउन द विक्ट्री लेन। कहां की विक्ट्री, कौन सी विक्ट्री? मतलब 2 साल से एक शख्स, एक इतने बड़े लीडर जो हाइबरनेशन में है, वो कौन सी विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? कहां की विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? इतना बड़ा हादसा हो गया मुल्क में, इतनी कठिन एक मरहले से गुजरा, इंडिया के साथ जंग की, इंडिया के साथ सिर्फ जंग नहीं कामयाबी हासिल की। कहां था कंट्रीब्यूशन नवाज शरीफ साहब का? कहां थे वो एज ए लीडर? कोई एक बात करते हुए कितनी देर लगती है, एक बयान देते हुए कितनी देर लगती है? कोई बयान नहीं था। यहाँ पे हम समझे आजमा बुखारी साहिबा की तरह कि वो जो है वो सारी प्लानिंग कर रहे थे जंग की, बल्कि जब जंग खत्म हो गई, जब हम जीत गए, तो शायद उसके बाद जो है वो उनका एक आध बयान आ गया। अदरवाइज जीरो कंट्रीब्यूशन था उनका, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इतना बड़ा हादसा बलूचिस्तान में हुआ, दहशतगर्दी का ट्रेन हादसा जो हुआ, उसके बाद लोगों ने उनकी तरफ देखना भी शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हूं इस पे कि लोग उनकी तरफ देख रहे थे, ये शायद आएंगे, ये अपना कोई रोल प्ले करेंगे, कोई हल निकालेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने? नथिंग, निल, 0/0, कुछ नहीं किया उन्होंने। और जैसा मैंने कहा, वो हाइबरनेशन में है, वो चिल कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। बल्कि उनके वोटर सपोर्टर्स को भी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर, अपने वोटर सपोर्टर्स पर, उनको भी चाहिए कि उन पर गिव अप कर दें। उनकी सियासत आज कहां खड़ी है? उनकी सियासत 15-20 साल से जो वो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी, इसके नारे वो लगाते थे। आज उनकी अपनी हुकूमत किस सिस्टम का हिस्सा है? ये हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड प्लस नहीं, हाइब्रिड प्लस प्लस सिस्टम का जो है वो हिस्सा है। तो कहां गई उनकी सियासत? क्या अदालती निजाम, क्या जमहूरियत, किस सिस्टम का हिस्सा है उनकी अपनी सियासत? तो ये कौन सी विक्ट्री है? मेरी तो समझ से बाहर है कि मरियम साहिबा जो है वो किस विक्ट्री की बात कर रही हैं। हाँ, वो अपनी बात करती कि उनको जो है वो जितनी स्पेस मिली है उसमें वो जो काम कर रही हैं, जो मंसूबे बना रही हैं या अनाउंस कर रही हैं, उसमें अल्लाह करे उनको कामयाबी मिले। जितनी उनके पास स्पेस है वो उसमें काम कर रही है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, उनको जितनी स्पेस मिली हुई है वो भी उसमें काम कर रहे हैं। तो ठीक है, वो अपनी बात करती तो कोई बात भी होती। मतलब नवाज शरीफ साहब, ये विक्ट्री, ये कौन सी विक्ट्री है? और ये इस विक्ट्री का क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि सब कुछ दाव पे लगा के नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को जो है वो सीएम बना दिया है, तो हम कहें हाँ ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया है तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो नवाज शरीफ साहब की आ जाती है। लेकिन इसके अलावा नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त रेस में अकेले भी भागे ना तो वो आखिरी होंगे। तो फिलहाल तो जो है ना वो ये हाल है नवाज शरीफ साहब का। तो आई थिंक मरियम साहिबा जो है वो गलती से उन्होंने लिख दिया होगा, वो लिखना चाह रही होंगी वॉकिंग डाउन द पार्क लेन एंड चिलिंग बेसिकली।